ग्लोबल हीट मैप के 5वें एपिसोड पर आप सबका स्वागत है। ये डिस्कशन हम लोग यूएसआई की तरफ से कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए जिन्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, और इसमें हम करंट अफेयर में पिछले हफ्ते जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सब को एनालाइज करते हैं, ताकि अगर किसी का कोई भी मेजर इवेंट मिस हो गया है तो वो उसको सुन सकता है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था। आज के एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे जो इजराइल की लड़ाई हो रही है ईरान और उनकी प्रॉक्सीज के साथ, रशिया यूक्रेन वॉर, चीन का जो अतिक्रमण है साउथ चाइना सी में, शोगोज आइलैंड मॉरिशस को वापस मिल गए हैं यूनाइटेड किंगडम से, और जो हमारे पड़ोसी देशों में कार्रवाई हो रही है, प्रेसिडेंट मुइज़ू इंडिया आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, श्रीलंका में इलेक्शन हुए हैं नए प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, और पाकिस्तान में जो एससीओ मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है वहाँ पर उनकी जो परेशानियाँ बढ़ गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बांग्लादेश में से भी कुछ जो खबरें आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक इजराइल और ईरान की लड़ाई का सवाल है, जब से इजराइल बना है उनका आपस में लड़ाई तो जारी है, लेकिन जो अभी लड़ाई शुरू हुई है ये जब 7 अक्टूबर को जो हमस ने एक भयानक टेरर अटैक किया था उससे शुरू हुई, और इजराइल ने उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करा। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो इजराइल का एम शुरू में जो उन्होंने नेतन्याहू ने बताया था कि मेरा एम है हमस को बर्बाद करना पूरी तरीके से, जो होस्टेजेस हैं उनको छुड़ाना, और ये यकीन करना कि आगे की डेवलपमेंट इस तरीके से हो और डिप्लॉयमेंट हमारी इस तरीके से हो कि कभी भी हमस दोबारा ये कार्रवाई ना कर पाए। लेकिन जो ग्राउंड पर हुआ है उसको अगर देखें, हमस कमज़ोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनके 30,000 लड़ाके थे, 15,000 के करीब मारे जा चुके हैं जैसा कि अनुमान है, लेकिन उसके साथ साथ 41,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, और यूएन का स्टाफ काफ़ी मारा गया, और रिपोर्टर्स किसी भी लड़ाई में, मॉडर्न डे की जो भी कोई लड़ाई है अभी आधुनिक दुनिया में, किसी भी लड़ाई से ज़्यादा रिपोर्टर्स इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है पूरे वर्ल्ड की तरफ से इजराइल की तरफ। दूसरी चीज़, इजराइल ने हालांकि जब ये सब किया तो ये एम साफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कितने हमस के जितने भी जो होस्टेजेस थे वो जितने भी रिलीज़ हुए हैं, ज़्यादातर रिलीज़ हुए हैं नेगोशिएशन से, मिलिट्री प्रेशर से सिर्फ 10 के करीब रिलीज़ हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं रिलीज़ हुए। तो ऐसा नहीं माना जा रहा कि मिलिट्री प्रेशर से होस्टेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये इस एम पर वो पूरा नहीं उतरा है। और जिस किस्म से उसने तबाही मचाई है चारों तरफ, उससे ऐसा लगता है कि उसका असली एम ये था कि मुझे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहिए। ग्रेटर इजराइल है कि जॉर्डन रिवर से लेके समुद्र तक पूरा इलाका मेरा होना चाहिए, और बाकी सब के सब जो हैं वो यहाँ पर रहें और मेरी छत्र छाया के नीचे रहें। इसी कारण आप देखेंगे कि उसने हमस में जो किया सो किया, वेस्ट बैंक के ऊपर भी हमला करा। उसी के मुताबिक अभी लेबनान में हमला हो रहा है, और लेबनान में वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ उसने सीरिया में भी स्ट्राइक करी है, और ईरान पर भी स्ट्राइक करी है। तो इस तरीके से उसने उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदेशा नेतन्याहू का ये था कि अगर लड़ाई बंद हो गई तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए उसको बढ़ाना चाह रहे थे, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी उन्होंने अपने एम को थोड़ा बढ़ा दिया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाई में उतरने से जो नदर्न इजराइल है वहाँ के लोगों को वो इलाका छोड़ना पड़ा था, तो उनको वापस सेटल करने के लिए इनका इरादा है कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, सदर्न लेबनान के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, एक बफर जोन बनाएंगे ताकि उस इलाके में जितना भी हिजबुल्लाह के टनल्स वगैरह हैं वो सब बर्बाद कर दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया जाए, और नदर्न इलाके में जो इनके इजरायली हैं उनको वापस दोबारा अपनी जगह पर पहुंचाया जाए। अब जैसा कि देखा गया है इस लड़ाई में कि जो ये पेजर के ऊपर अटैक हुए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के ऊपर थ्रू अटैक हुए, ये एक बहुत अच्छा जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री में काइनेटिक साइबर ऑपरेशन हुआ है, और उसमें बहुत अच्छी प्लानिंग है, ये सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ है। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री ऑपरेशंस का सवाल है, इजराइल को काफ़ी फ़ायदा है, तो उसको हम जब आंकते हैं तो उस हिसाब से आंकते हैं कि इजराइल के पास टोटल एयर सुपरमेसी है, हवाई जहाज़
हवाई ताकत जो है इसराइल के, उसका कोई मुकाबला नहीं है, किसी और के पास तो कुछ है ही नहीं। एयर डिफेंस बाकी सबका कमज़ोर है, तो जितना मर्जी वो मारते जाएं, उसमें तो कोई बहादुरी की बात नज़र नहीं आती है। तीसरी चीज़ जो इसराइल के पक्ष में है वो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो उनकी इंटेलिजेंस है, और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है इसराइल के लिए वो ये है कि यूएसए चाहे कुछ भी बोलता रहे, चाहे उनकी असहमति रहे इसराइल के नेतन्याहू के एक्शंस के ऊपर, लेकिन ये जाहिर है कि अगर इसराइल खतरे में होगा तो यूएसए 100% उनकी मदद करेगा। अगर 15,000 टन एमुनिशन गाज़ा के ऊपर गया है तो जाहिर है कि ये एमुनिशन तो यूएसए ने ही दिया है, और आर्म्स एमुनिशन यूएसए ही दे रहा है। तो ये इसराइल को इन सब चीज़ों का फ़ायदा है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाकी लोगों की जो ताकत है और बाकी लोगों की जो एक्शंस हैं वो कम हैं, और उसी मुताबिक अगर आप देखें तो ईरान के साथ कोई अरब कंट्रीज से कोई साथ खड़ा हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई ख़ास उनको मदद मिली। अब अगर बाकी कंट्रीज़ का हम लोग, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका अगर हम समीक्षा करें, तो ईरान का शुरू से अंदेशा रहा है कि वो लड़ाई लड़ना चाहता है प्रॉक्सीज़ के खिलाफ, हमास के थ्रू और हिजबुल्लाह के थ्रू, और डायरेक्ट लड़ाई वो कभी भी नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन दो वाक़या ऐसे हुए हैं, जो इज़राइल ने हमला करा उनकी एम्बेसी के ऊपर, उनका कमांडर भी मारा गया, और दूसरा जो उन्होंने इस्माइल हनी को मारा है ईरान की धरती पर, इससे उसको रिएक्ट करना ही पड़ा। तो पहले भी उन्होंने रिएक्ट किया, जो स्टैंड ऑफ अटैक किया। डायरेक्ट हमला तो ईरान कर नहीं सकता क्योंकि बीच में जॉर्डन पड़ जाता है और बाकी के देश पड़ जाते हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें तो ईरान के पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाती है सिवाय स्टैंड ऑफ अटैक के। तो पहले उन्होंने थोड़ा कमज़ोर स्टैंड ऑफ अटैक किया था, सिंबॉलिक एक सांकेतिक स्टैंड ऑफ अटैक किया था। अब जो है वो स्टैंड ऑफ अटैक ज़्यादा भारी था, इसराइल को नुकसान भी हुआ है, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान एडमिट नहीं किया है, लेकिन नुकसान हुआ है। 2 एयरबेस और मोसाद के हेडक्वार्टर के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी मुताबिक इसराइल आर्मी की कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी हुई हैं। यौम किपुर वॉर से के बाद अब इस बार सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई हैं अभी तक इसराइल की। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है इस लड़ाई का। बाकियों का अगर देखें आप तो हिजबुल्लाह ये चाहेगा कि अपना जो उसका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हड़बड़ा गया है, हिल गया है, क्योंकि उनका लीडर मारा गया, उनका लीडर का नंबर 2 भी मारा गया, और इसमें अमेरिका भी अभी इसराइल के पक्ष में है, क्योंकि ये टारगेट जो हैं वो अमेरिका के भी टारगेट थे। और अब उनकी कोशिश ये है, और उनका कम्युनिकेशन भी बिगड़ गया है, तो उनकी अब कोशिश ये है कि सबसे पहले अपने आप को कमांड कंट्रोल ठीक किया जाए और उसके बाद में इनके ऊपर हमला किया जाए। क्योंकि जितनी भी ये ताकतें हैं, चाहे हिजबुल्लाह है चाहे हमास है, 100% तो इसराइल उनको बर्बाद नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका 20 साल में तालिबान को या अल-कायदा को बर्बाद नहीं कर सका, तो ऐसा नहीं है कि इसराइल कर पाएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की वॉर है। ये इस आइडियोलॉजी में जितने आप लोगों ने जितने इसराइल ने सिविलियन मारे हैं, उनके बच्चे भी एक नेक्स्ट जनरेशन है हमास की, तो हमास भी उतना उठ खड़ा होगा, और उसी मुताबिक हिजबुल्लाह भी उठ खड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और इसराइल की परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं। उसी मुताबिक जो हुदीज़ हैं वो भी हमला कर रहे हैं। अब रेड सी में अगर वो 2 शिप भी उड़ा देते हैं तो जो खतरा है, उस खतरे से सबके सारे शिप्स जो हैं वो घबरा जाते हैं और अपना रूट चेंज कर देते हैं। और अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया, 10 मुल्कों की एक कोएलिशन बनाया था हुदीज़ को, लेकिन अभी तक हुदी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, और उनको ख़त्म करने के लिए भी अमेरिका को सोल्जर उतारने पड़ेंगे यमन में, जो वो अमेरिका बिल्कुल मूड में नहीं है। तो स्टैंड ऑफ अटैक से कोई भी टेरर ग्रुप कभी 100% कभी भी ख़त्म नहीं होता, और ये कहानी ऐसे ही चलेगी। अब आते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर। कई डेवलपमेंट हुए हैं। रूस पोक्रोव के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है। पोक्रोव एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, अगर वो कब्ज़े में आ जाता है तो जितने भी पोस्टें हैं यूक्रेन की जो डॉनबास रीजन में या डोनेट्स्क रीजन में हैं, वो उनकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी, उन्हें वापस खींचना पड़ेगा, और वो उसके काफ़ी करीब पहुंच चुका है। और कुस्क में भी जो यूक्रेन ने ऑफेंसिव किया था उसको एक तरीके से उसने कंटेन कर दिया है, और अब यूक्रेन को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
यूक्रेन ने प्लान बनाया था कि एक पीस समिट करेगा नवंबर में, और वो पीस समिट अभी पोस्टपोन्ड हो गई है। अमेरिकन्स नहीं चाहते कुछ इस किस्म की कार्रवाई होना, और अमेरिका के ऊपर अपने इंटरनल प्रेशर आ गए हैं। जो भी वहाँ पर बाढ़ वगैरह आई है तो वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई सारा पैसा आप यूक्रेन में दीजिए और यहाँ कुछ मत कीजिए, तो उससे उनका इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। यही चीज़ देखी गई है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। यूरोपियन कंट्रीज़ भी अभी थोड़ा मुश्किल में हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि क्यों आप, कितनी लंबी लड़ाई आप लड़ेंगे, उसका कोई एंड तो है नहीं। नाटो में आप शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़ाई में हैं, और इस वॉर का एंड क्या होगा किसी को भी नहीं पता। जितने भी एनालिस्ट हैं वो साफ बताते हैं, हमारा एनालिसिस तो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन ये लड़ाई जीत नहीं सकता और उसको कुछ ना कुछ हिस्सा हारना ही पड़ेगा। और उसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि कोई और चारा है। जबकि अमेरिका ने अभी तक इसीलिए परमिशन नहीं दी है अपने लॉन्ग रेंज हथियार यूक्रेन को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उससे लड़ाई बढ़ सकती है। वो हथियार बिना अमेरिकी मदद के इस्तेमाल हो नहीं सकते। और उसके बाद जो रूस धमकी दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और लड़ाई अगले इलाके पे ले जा सकता हूँ, और जो भी कंट्री इन्वॉल्व होगा इस लॉन्ग रेंज हथियार में तो उसके ऊपर भी वार कर सकता हूँ, तो ये शायद कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए अभी यूक्रेन थोड़ा सा अजीब स्थिति में है। सर्दियाँ आने वाली हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी हमला हो चुका है। जहाँ तक चाइनीज़ का सवाल है, साउथ चाइना सी में उसका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। पहले फिलीपींस के ऊपर कर रहे थे, उनके बोट जाके उनको मार रहे थे और अनकन्वेंशनल अटैक कर रहे थे। गोलियां तो नहीं चला रहे थे, लेकिन कभी रॉड से मार दिया, कभी उनका शिप तोड़ दिया, इस किस्म की कार्रवाई हो रही थी। अब वो ये ऐसी कार्रवाई वियतनाम के साथ भी नज़र आ रही है, और अभी लेटेस्ट जो है वो मलेशिया के साथ भी कुछ इस किस्म की हरकतें हुई हैं। और अभी आसियान भी थोड़ा सा असमंजस में है। कोड ऑफ कंडक्ट वो कोई फाइनलाइज करना नहीं चाह रहा। साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा अधिकार जमाना चाह रहा है, और चाहे पुरानी रूलिंग भी जो है उनको उसने दरकिनार कर दिया है चीन को, तो वहाँ पर भी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अभी उन्होंने अपने आप को इतना फंसा लिया है यूक्रेन वॉर में और मिडल ईस्ट में कि अभी वो कोई बहुत ज़्यादा अपोजिशन चीन को देने की हालत में नहीं है। चीन रूस वहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो इस किस्म से वहाँ पर एक वर्चस्व बनाने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा, और अमेरिका उसमें कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। मॉरिशस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। शागोज आइलैंड जो यूके के पास थे वो वापस अभी मॉरिशस को दे दिया है उन्होंने। उसका सोवरेनिटी अभी वापस मॉरिशस के पास आ जाएगी। और एक जो बेस था अमेरिका का, डियागो गार्सिया, वो 99 साल के लिए उनको लीज़ पर दिया जा रहा है। और वो एक मेरे विचार से अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडियन ओशियन में अमेरिकन प्रेजेंस भी ज़रूरी है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चीन भी अभी इंडियन ओशियन की तरफ देख रहा है। तो ये 99 ईयर्स लीज़ में होने के बावजूद, जहाँ तक सोवरेनिटी का सवाल है, ये सभी आइलैंड्स की सोवरेनिटी अभी मॉरिशस को मिल गई है, और भारत का भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है डिप्लोमेटिकली। नेबर्स की जहाँ तक बात हो है, तो प्रेसिडेंट मोइज़ू अभी आए हैं। पहले उन्होंने गद्दी संभाली थी, पॉलिटिक्स की थी कि भाई इंडिया आउट होना चाहिए, इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की थी और बाहर निकाल दिया था। एसेट्स हालांकि वही वहीं पर हैं और भारत ही ऑपरेट भी कर रहे हैं उसको। और भारत ने एक बहुत मैच्योर्ड तरीके से इसके ऊपर बिहेव किया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और हमने एक तरीके से मदद भी उनकी रोकी नहीं थी। तो अब जब वो प्रेसिडेंट मोइज़ू जब एक बार प्रेसिडेंट बन गए और जब उन्हें लगा कि अब रियलिटी सामने आने लगी, जो इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर पड़ा काफ़ी ज़्यादा, और उसी मुताबिक जो गवर्नेंस की और डिज़ास्टर के भी उनको सिचुएशन नज़र आने लगी, डेवलपमेंट की भी मुसीबत उनको सामने नज़र आने लगी, टूरिस्ट इंडिया से आना कम हो गए, तो अब वो वापस आ गए हैं। अब उन्होंने एक विज़िट भी करी और यहाँ आके फिर बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी एक साइन की है, कई सारे MOU साइन किए हैं, और उनको इकोनॉमिकली भी काफ़ी मदद हुआ है। उनको कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है, कुछ तकरीबन $400 मिलियन भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। उसी मुताबिक
फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी है। तो एक तरीके से उनको काफ़ी मदद मिली है। जो उनकी बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी फॉरेक्स के मामले में, वो अब कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। श्रीलंका में इलेक्शन हुए, दिसानायके प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने भी कहा है कि भाई भारत ने हमारी मदद की थी जब हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कोई और मदद नहीं कर रहा था। और साथ ही ये भी कहा है कि भाई मैं यकीन करूँगा कि जो मेरी ज़मीन है उससे भारत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। वो बात दूसरी है कि आजकल एक युद्ध प्रोत आया है चीन का वहाँ पर, और मीडिया भी उसके ऊपर काफ़ी बातचीत कर रहा है कि कुछ बोला और कुछ चेंज हो गया। लेकिन जितने भी ये देश हैं इन्हें बैलेंस करना पड़ता है चाइना और इंडिया के बीच में, ये हमें समझना पड़ेगा। सारे के सारे सोवराइन देश हैं, उनकी अपनी एक संप्रभुता है और इंटरनेशनल वाटर्स में जितने भी शिप जाते हैं उसके वो हमारे भी शिप जाते हैं साउथ चाइना सी में और जाके डॉक करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी हमारे शिप हैं साउथ चाइना सी में। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन ये शिप ले सकते हैं वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चीन के पास है और सैटेलाइट्स के थ्रू ऑलरेडी हाजिर की जा सकती है। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए सबमरीन्स उनकी ऑलरेडी मूव कर रही हैं और हमारी भी मूव करती हैं सबमरीन्स, जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पाकिस्तान में काफ़ी परेशानियां आई हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अभी फिर एक अटैक हुआ कराची एयरपोर्ट में और 2 चीनी मारे गए। और जितने भी ये टेरर ग्रुप्स हैं उनको ये लगता है, चाहे वो BLA हो चाहे वो TTP हो, कि अगर पाकिस्तानियों को मारो तो मिलिट्री इतनी ज़्यादा हिलती नहीं है और ना ही उनकी गवर्नमेंट इतनी हिलती है, लेकिन 2 चाइनीज़ मार दो उसके बाद में वो सारे के सारे परेशानी में हो जाते हैं। और यही चीज़ अभी भी हो रही है। 2018 से 23 चाइनीज़ मारे जा चुके हैं और चाइना भी अभी थोड़ा सा कंसर्न है। उसने भी एडवाइजरी जाहिर की है कि भाई आप ट्रैवल मत कीजिए अननेसेसरी इन इलाकों में, और जो भी प्रोजेक्ट में उनको भी बोला है कि आप सतर्क रहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि PTI प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत भयानक प्रोटेस्ट कर रहा है और चीन को अभी SCO मीटिंग करानी है, इसीलिए अभी उनकी मिलिट्री डिप्लॉय हो गई है इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो भी थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी के कारण वो काफ़ी मुसीबत में है। बांग्लादेश में जो अस्थिरता है वो चल रही है, इकोनॉमिक अस्थिरता भी चल रही है। और अभी जब उनके जो केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं यूनुस, वो वहाँ गए थे अमेरिका, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई अमेरिका, और सबको उन्होंने शाबाशी दी कि अमेरिकन्स ने और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक सोचे समझे तरीके से जो तख्ता पलट कार्रवाई की थी वो अचानक से नहीं हुई। तो ये साफ नज़र आता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था, अंदर से प्रोटेस्ट नहीं आया था, ये बाहर से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। इसकी जो कंट्रोल हैं वो बाहर थे और ये चीज़ बांग्लादेश हमेशा से मना करे जा रहा था, लेकिन अब ये उभर के सामने आ रही है। और ये भारत पहले भी कहता रहा है, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थे। तो यही मोटी मोटी चीज़ें इस हफ्ते हुई। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक अगले हफ्ते के जो भी इवेंट्स होते हैं उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।